क्लास 9 साइंस के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार भी इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन सीधे या घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए 1 से 4 मार्क्स वाले इन सभी सवालों को अच्छे से अभी तैयार कर लो ताकि एग्जाम में कोई सवाल ना छूटे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क ड्राई आइस क्या है? क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर, ठीक है, इसमें प्रेशर हाई मतलब दाब अधिक, ठीक है, अधिक दाब होता है, ठीक है, और लो टेम्परेचर ताप कम ताप। तो इस पे क्या होता है, इसको संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, तो हमारा ठोस CO2 बनता है जिसे ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है, तो ड्राई आइस को क्या कहते हैं? शुष्क रक्त क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये ध्यान रखना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ताप का SI मात्रक क्या है? केल्विन, सेल्सियस, जिसे डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, फारेनहाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो ताप का जो SI मात्रक है वो है आपका केल्विन। केल्विन पे टिक कर देंगे। केल्विन क्या है? ताप का SI मात्रक है। सेल्सियस नॉर्मल यूज होता है, ठीक है, नॉर्मली हम यूज करते हैं, ठीक है। और जो फारेनहाइट है ये डॉक्टर यूज करते हैं, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के तौर पे हम फारेनहाइट में काउंट करते हैं। आपने सुना होगा 97 98 फारेनहाइट होता है। वो जो नंबर डॉक्टर हमें बताता है कि इतना है, बुखार आने पे आप जब चेक कराते हैं तो ये फारेनहाइट को दिखाता है, ठीक है। बाकी डिग्री सेल्सियस नॉर्मली यूज किया जाता है, वेदर किस टाइम पे हम वो करते हैं कि कितना टेम्परेचर है करके। और जो केल्विन है ये वैज्ञानिक शोधों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, वैज्ञानिक उसमें काम किया जाता है, तो इसको आपने कर लेना, ठीक है। तो ताप का SI मात्रक क्या है? केल्विन है। ताप का SI मात्रक केल्विन। निम्न में से सबसे अधिक प्रबल अंतराण्विक बल किसमें होता है? तो ठोसों में सबसे ज्यादा अधिक अंतराण्विक बल होता है, प्रबल होता है, जिसे प्रबल या अधिक कहते हैं, ठीक है। अधिक प्रबल किसमें होता है? ठोसों में होता है। आंसर हो जाएगा, इनके बीच क्या होता है? स्थान बहुत कम होता है, जिस वजह से कण क्या होता है? आपस में चिपके होते हैं। और ठोसों का आकार क्या होता है? निश्चित होता है आयतन के साथ साथ। आयतन और आकार दोनों क्या होता है? ठोसों में निश्चित होता है। बाकी द्रवों में आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैसों का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। सबसे कम होता है, जो सबसे कम स्थान होता है ठोसों में, और सबसे प्रबल बल, ठीक है, अधिक प्रबल बल किसमें होता है? ये होता है ठोसों में। ठोसों से कम होता है द्रवों में, द्रवों से कम होता है इसमें किसमें? गैसों में, ठीक है। तो ये चीज क्या है आपको याद रखनी, सबसे अधिक ठोसों में, सबसे कम गैसों में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध से क्रीम का पृथक्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो दूध से जो क्रीम का पृथक्करण किया जाता है वो अपकेंद्रण विधि के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें तेजी से घुमाया जाता है दूध को, जिससे हल्के कण और भारी कण जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। और ये क्या है? अपकेंद्रीकरण। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? इंक में जो कण होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। आसवन में क्या होता है? अलग अलग क्वथनांक के द्रवों को अलग किया जाता है इसमें, ठीक है, अलग अलग क्वथनांक के द्रवों को गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है? इसमें से पृथक हो जाते हैं आपस में ये, ठीक है, अलग अलग उसमें ले लिया जाता है बर्तन में, बीकर में। उसका वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण में विलयन को गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है? एक पदार्थ वाष्प बन जाता है, जैसे जल है तो, और बाकी क्या होता है? नीचे जो ठोस पदार्थ रह जाता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। ऐसा समुद्री जल के साथ होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आसवन किस में यूज किया जाता है? आसवन किया जाता है यूज खारे पानी को शुद्ध पानी में बदलने के लिए, शुद्ध पेयजल में बनाने के लिए। जो खारा पानी होता है उसे, चारों मैंने समझा दिए, आपको पता होना चाहिए। आगे हम इसकी परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे आगे की वीडियोस में। अभी सिर्फ आपने क्या करना है, मेन चीज समझनी है, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है मरकरी। ऑप्शन सी हमारा राइट है, मरकरी, पारा। और इसका जो प्रतीक है वो होता है Hg। सोडियम का जो प्रतीक है वो Na है, ठीक है। चांदी का Ag, सिल्वर कहते हैं, और लोहा Fe, आयरन। ये तीन इनके प्रतीक है, इनके सबके। तो सबके प्रतीक मैंने लिख दिया। जो राइट आंसर है वो हमारा वो है पारा। जो कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा। ये सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के सामने इनके मार्क्स लिखे हुए हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं? तो किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, ठीक है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को परिभाषा अगर पूछी जाए तो क्या है? किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला लिखेंगे तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, 1 नंबर में, 2 नंबर में आता है। हमने इसे 1 नंबर में काउंट कर रखा है इसे, ठीक है। 1 नंबर में तो डेफिनेटली आता है, क्या है? और बच्चे इसका कई बार गलत आंसर लिखते हैं, जबकि क्या है? जो 100 डिग्री सेल्सियस है जल का क्वथनांक है, ध्यान रखिए, क्वथनांक है। तो इसका मतलब इस ताप पर जल जो है वो द्रव अवस्था में भी रहेगा और गैस अवस्था अर्थात वाष्प के रूप में, दोनों में उपस्थित रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? इस
टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जल वाष्प में बदलने लगता है। आपका द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और वाष्प अवस्था दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होती है? द्रव और गैस दोनों। ठीक है, द्रव और गैस ये दोनों होती है। और अगर पूछ लिया जल का क्वथनांक कितना है तो आपको याद रखना है हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? जल का क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहाने के बाद या पसीना सूखने पर हमें ठंडक क्यों महसूस होती है? तो त्वचा गर्म होती है, आप जानते हैं बॉडी हमारी गर्म होती है। जब नहाते हैं तो बॉडी की जो हीट है उससे क्या होता है, जो वाष्पीकरण होता है किसका, जो जल त्वचा पे रह जाता है, जिस वजह से उसके आसपास और त्वचा को ठंडक मिलती है। बस ये है इसका कारण, और बाकी परिभाषा इस प्रकार से आपने देख लेनी। क्या टेम्परेचर के कारण वाष्पीकृत हो जाती है जिससे शीतलता मिलती है, कारण तो ये है। लेकिन होता क्या है वो भी जान लीजिए। जल वाष्पीकृत होते हैं समय त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जो वाष्पीकरण करने के लिए मतलब जल को वाष्प बदलने के लिए जो गुप्त ऊष्मा होती है वो शरीर से अवशोषित करता है, जिससे शरीर का तापमान घटता है और ठंडक महसूस होती है। बाकी अगर आपने किसी और तरीके से याद कर रखा है तो आप उसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन छोटा और सरल अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे मैंने आपको करा रखा है। क्या? जल वाष्पीकृत होते समय त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है, जिससे शरीर का तापमान घटता है और ठंडक महसूस होती है। ठीक है, विलयन या सॉल्यूशन क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण ऐसा होता है जिसमें जो पदार्थ हैं उसमें कण आपस में अच्छे से घुले हुए, सीधी सी बात, इसको ऐसे समझो, अच्छे से घुले हुए। समांगी मिश्रण में जो विलेय और विलायक हैं, जो ये जो पदार्थ हैं उसके जो कण होंगे आपस में एक दूसरे से अच्छे से घुले होंगे, उसमें अच्छे से घुले होंगे, तो पृथक नहीं किया। जैसे इसका उदाहरण है हम जल में चीनी का घोल। तो जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो वो कण क्या होता है आपस में पूरे जल में, जो चीनी के कण हैं वो पूरे जल में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, और उन्हें देखा नहीं जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता सिंपल तरीके से। तो इस प्रकार के उस पे क्या होता है, विलयन बनेगा, उसे क्या कहते हैं हम? समांगी मिश्रण कहते हैं, समांगी विलयन कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार नींबू पानी में भी क्या होता है, नींबू के कण पूरे पानी में, जिस बर्तन में डालेंगे पानी की जितनी मात्रा में डालेंगे उसमें पूरे में फैल जाएंगे, और एक बराबर मात्रा में फैलेंगे तो उसे कहेंगे समांगी मिश्रण। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों पदार्थों के कण आपस में सही से घुले होते हैं। ठीक है, अच्छे से घुले होते हैं, अलग अलग नहीं दिखते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छे से घुले हैं तो वो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित तापमानों में से सेल्सियस इकाई डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आता है। क्या है? 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन को किसमें बदलना है? डिग्री सेल्सियस। तो 300 केल्विन को, जब केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे तो मैं सूत्र लिखा है यहाँ पे देखो, सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो केल्विन से 273 डिग्री घटा देंगे। ठीक है, 273 नंबर घटा देंगे तो हमारा डिग्री सेल्सियस आएगा। कैसे? देखो, सिंपल है सॉल्यूशन। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, हमें टेम्परेचर दिया हुआ ना, टेम्परेचर लिखिए। हमने कहा टेम्परेचर दिया है हमें 300, अब इसको सेल्सियस में आया तो डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? जितना केल्विन दिया है, केल्विन 300 है, माइनस कितना? 273 कर देंगे। ठीक है, 273 घटा दो, जो आंसर आएगा आपका वही क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस में आंसर 27 हो जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस को कह देंगे डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो नया टेम्परेचर आया, वो जो वैल्यू क्या आ गई उसकी टेम्परेचर कर दे रहा हूँ मैं इसको सीधे। तो नया टेम्परेचर जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया भाई? बताइए जल्दी से, कमेंट कर दीजिए सभी बच्चे। 27 केल्विन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नया टेम्परेचर, T बराबर 27 केल्विन। इसी प्रकार आपने दूसरा निकाला, 573 दिया है, तो 573 में से कितना घटा दोगे आप? 273 घटा दोगे। ठीक है, 573 दिया गया है केल्विन में। ठीक है, शॉर्ट में कर दे रहा हूँ सीधे, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल है, इसको आपने खुद कर लिया। अब घटा दो इसको, 0 का 0, 7 में 7 गया 0, 5 में 2 गया, तो 300 डिग्री सेल्सियस, ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा। टेम्परेचर जो नया टेम्परेचर हमारा आएगा वो आ गया 300 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में जब 573 केल्विन को हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? बस इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर यहीं पर क्या कहा जाए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस करोगे, प्लस 273। कैसे? ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, आपने मैथ में कर रखा है पक्षांतरण। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर केल्विन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये दूसरा फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। या तो आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो आपने दोनों फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लेने। तो अभी हमने क्या सीखा? केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या है? एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है,
उदरोपातन कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं उदरोपातन। उदाहरण के रूप में कपूर आपने देख रखा है, घरों में कपड़ों में कपूर डाला जाता है, कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाता है, तो ये क्या है, उदरोपातन का एक उदाहरण। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड भी क्या होता है, हवा में रखने पे सीधे गैस में बदल जाता है। NH4Cl इसका फॉर्मूला है। इसके अलावा नेफ्थलीन। ठीक है, तीनों को आपने याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किन्हीं दो कोलाइडों के नाम लिखे। तो कोलाइड क्या होते हैं पहले जान लीजिए। किसी भी मिश्रण या विलयन में एक पदार्थ के कण अच्छे से घुले हुए नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के विलयन को कहते हैं कोलाइड विलयन या कोलाइड कहते हैं। ठीक है, तो उसका उदाहरण क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, आपको पढ़ा रखा है हमने पिछली क्लासेस में। अगर नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए उस पर बना दूंगा। ठीक है, बाकी आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, अपनी नोटबुक में तैयार किया होगा। सिंपल है, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जो फिजिकली होते हैं, जो दिखाई देते हैं नॉर्मली। ठीक है, जिनको हम वापस बदल सकते हैं। जैसे जैसे क्या, फिजिकल में आएगा जल का बर्फ बनना। देखो हम जल को बर्फ बना सकते हैं, बर्फ को फिर वापस जल में बदल सकते हैं। तो ये क्या, इसमें अवस्था परिवर्तन हो रहा है केवल। ठीक है, ध्यान देना, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, दूसरा, लोहे के चूर्ण और बालू का मिलना। ठीक है, लोहे का चूर्ण आपने देख रखा है, लोहे का चूर्ण, ठीक है, बारीक बुरादा लोहे का, और रेत, इसको भी मिक्स करके हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, चुंबक की मदद से हम लोहे को अलग कर देंगे, बालू अलग हो जाएगा। तो ये इजीली हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये दोनों क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ फिजिकल, कहते हैं भौतिक को, तो फिजिकल के लिए मैं पी यूज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। ध्यान रखना, जल का बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है, और लोहे के चूर्ण का बालू में मिलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब हमें चाहिए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, पौधों की वृद्धि। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, देखो पौधों की वृद्धि, एक बार पौधा बड़ा हो गया, आपने एक छोटा पौधा बोया और कुछ टाइम के बाद वो बड़ा हो गया, तो क्या आप उसे वापस छोटा कर सकते हो, नहीं। ठीक है, वो वापस छोटा नहीं होगा। हाँ, आप काट सकते हो, लेकिन काटना भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, ना कि रासायनिक परिवर्तन। तो ये क्या है, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंजेस है। ठीक है, केमिकल चेंजेस में सी लिख दो या CH लिख देना शॉर्ट में। ठीक है, लोहे पे जंग लगना, देखो लोहे पे जंग लगता है, तो लोहे पे जंग लगना भी क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, केमिकल परिवर्तन है। इसका भोजन का पाचन, अब भोजन का पाचन हो गया तो उसके बाद दोबारा उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंजेज है। ठीक है, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके अलावा मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती जल गई तो क्या हम उसको वापस वो कर सकते हैं, मोमबत्ती जलने के बाद तो कुछ मात्रा में मोमबत्ती क्या होगी, पिघल जाएगी, तो ये भी क्या होगा, केमिकल चेंज में ही आएगा। ठीक है, इसको भी हम केमिकल चेंज में काउंट करेंगे। ये सब क्या है, केमिकल चेंज। मैं इसको सबको केमिकल चेंज को लिख देता हूँ। ठीक है, ये केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज, ये भी केमिकल चेंज। ठीक है, और आपका मोमबत्ती का जलना भी क्या है, केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये अब इसमें ये मत समझिएगा क्योंकि प्रकाश निकल रहा है, मोमबत्ती जब जलती है तो वहां पे क्या होता है, प्रकाश निकलता है, लाइट निकलती है, पहले जैसे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मात्रा उसकी कम होगी मोमबत्ती। तो ये क्या है, हमारे ये सारे केमिकल चेंजेस है। फिजिकल चेंजेस में क्या है, बर्फ का जल का बर्फ बनना है, बर्फ का जल बनना है, फिजिकल चेंज है। लोहे के चूर्ण और बालू का मिलना, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, परिभाषित कीजिए कि विलयन, निलंबन और कोलाइड क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कोलाइड के बारे में, यहाँ पे सबकी परिभाषा आ गई है, हम परिभाषा भी देखते हैं क्योंकि इनकी परिभाषा बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक विलयन, देखो विलयन क्या होता है। ठीक है, विलयन सॉल्यूशन कहते हैं इसे, समांगी मिश्रण जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर, यहाँ पे हमने कणों के आकार को भी हमने यहाँ पे डिनोट किया ताकि हमें पता रहे कि क्या विलयन होता है। ठीक है, तो विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है और ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। उदाहरण के लिए नमक का जलीय घोल। ठीक है, नमक का जलीय घोल क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, विलयन क्या है, समांगी मिश्रण जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है और यह प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए नमक का जलीय घोल। दूसरा है निलंबन। निलंबन क्या होता है, इसको सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, विस्मांगी मिश्रण होता है जिसमें कणों के मध्य में निलंबित रहते हैं। ठीक है, ये अच्छी तरह से घुले नहीं रहते हैं, सीधी सी बात, ये अच्छी तरीके से घुले नहीं होते हैं और इनका आकार 1 नैनोमीटर से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, और नग्न आंखों से देखा जा सकता है इनको। इनको क्या होता है, नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जैसे मिट्टी और जल। जैसे आप पानी में मिट्टी घोलेंगे तो उसमें जल में मिट्टी के कण आपको अलग से दिखाई देंगे, या पानी में हम चौक को घोलते हैं तो भी हमें क्या होता है, वहां पर जो विलयन मिलेगा उसमें चौक के कण अलग से तैरते हुए नजर आएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा निलंबन। ठीक है, ये दोनों क्या है, निलंबन के उदाहरण, मिट्टी जल। ठीक है, विलयन है लेकिन विस्वांगी मिश्रण है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी प्रकार कोलाइड, विस्वांगी मिश्रण जिसमें ये भी क्या, देखो दोनों निलंबन भी विस्वांगी मिश्रण है और कोलाइड भी विस्वांगी मिश्रण, लेकिन अंतर क्या देखो क्या है, विस्वांगी मिश्रण जिसमें कणों का आकार विलयन और निलंबन के बीच लगभग कितना
1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से ऊपर होता है। मैंने बताया था अभी आपको। यह टिंडल प्रभाव दर्शाता है। यह क्या करता है? टिंडल प्रभाव दर्शाता है, अर्थात ये प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन करता है थोड़ा बहुत, ठीक है। या प्रकाश जब इसमें पड़ता है तो इसमें कण चमकने लगते हैं, जैसे दूध। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित को तत्व और यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। एलिमेंट क्या होता है, पहले सबसे पहले जान लीजिए। तत्व होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे तो तत्व। एक से अधिक तत्वों के परमाणु होंगे इसमें तो यौगिक। अब मिश्रण क्या हो गया? मिश्रण फिजिकल होता है, इसमें दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है, किसी भी मात्रा में। यौगिक में एक निश्चित अनुपात होता है, यहाँ पे एक निश्चित अनुपात होगा। और मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, किसी भी मात्रा में मिल सकते हैं। तो अब देखिए सोडियम। सोडियम का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फॉर्मूला Na, ठीक है। हमने क्या कहा था? Na क्या है? एक ही प्रकार के परमाणु है, तो ये क्या है? तत्व हो गया। तो जो एलिमेंट है वहां पे मैं एलिमेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सोडियम क्या है? एक एलिमेंट है। करके वीडियो को पॉज करके पहले लिख के मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको चीजें अगर आती है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा जिन बच्चों को आता है। ई हो जाएगा। सोडियम क्या है? एलिमेंट है। मिट्टी। मिट्टी क्या है? मिट्टी मिक्सर है, के लिए एम लिख देते हैं। मिक्सर का मतलब मिश्रण है, ठीक है। मिट्टी क्या? मिट्टी में कई प्रकार की चीजें होती है, खनिज मिनरल सभी चीजें होती है, पानी जल मतलब सब कुछ है। इसका चीनी का घोल, ठीक है। चीनी का घोल भी क्या है हमारा? चीनी का घोल भी क्या है? मिक्सचर है, मिश्रण जिसे कहते हैं। चांदी क्या है? चांदी एलिमेंट है, तत्व है, एक ही प्रकार के। कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें देखो कैल्शियम और कार्बोनेट दो प्रकार के, तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। तो हम एक काम करते हैं, जो कंपाउंड है उसको हम कलर चेंज करके लिखते हैं। ये कंपाउंड हो गया। इसके बाद टीन हमारा एलिमेंट है, सिलिकॉन एलिमेंट है, कोयला हमारा मिक्सचर हो जाएगा, हवा मिक्सचर है, साबुन भी आपका क्या है? एलिमेंट है, यौगिक है, ठीक है। सॉरी एलिमेंट बोल रहा हूँ, कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं कंपाउंड। साबुन क्या है? कंपाउंड है। मीथेन CH4 ये भी कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है। रुधिर क्या है? मिक्सचर है, ठीक है। तो ये मिक्सचर है, मिक्सचर को हम अलग कलर दे दे रहे हैं, मिक्सचर। और हमारा मिक्सचर कहाँ पर है देखिए, बाकी ये हमारा मिक्सचर है और ये हमारा मिक्सचर है, ठीक है। बाकी हमने एलिमेंट छांट दिए, बाकी मैंने आपको बताया टीन सिलिकॉन ये क्या है? मिक्सचर है, सॉरी ये एलिमेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इनको छांट देना। हवा क्या है? मिक्सचर है, कोयला भी क्या है? मिक्सचर है, कार्बन और बाकी चीजें भी होती है इसमें, ठीक है। तो ये आपने तैयार कर लेना है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखियो 15 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। जो बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं उनके लिए मैं 3 और बोनस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिनको आपने तैयार जरूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, फिर पुष्टि हेतु वैज्ञानिक कारण दीजिए। जल कमरे के ताप पे द्रव है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्टेप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको आपने तैयार करना है। क्या कहा गया? कमरे के ताप पे जल द्रव क्यों है? तो सीधी सी बात है, जल कमरे के ताप पे द्रव है क्योंकि इसका निश्चित आयतन होता है। आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इसका जो आकार है वो अनिश्चित होता है। इसमें तरलता और बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है। हमने क्या करना है, देखो क्वेश्चन घुमा दिया। सीधे अगर पूछता है द्रव के गुण लिखिए, तो आपने यही लिखने होते हैं कि द्रव क्या होते हैं, द्रव की परिभाषा पूछता है या द्रव के गुण पूछता। लेकिन यहाँ पे इसने घुमा दिया कि जल कमरे के ताप पे द्रव है, क्यों है बताना है, पुष्टि करनी। तो क्या लिखेंगे? जल कमरे के ताप पे द्रव है क्योंकि इसका जो आयतन है वो निश्चित है, इसका निश्चित आयतन है और इसका निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है। आकार क्या होता है? जो आकार है, जल का आकार आपको पता है ना, जल जिस बर्तन में डालते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेता है, तो ये अनिश्चित होता है। तो यहाँ पे लिखा है इसमें तरलता और बहने का गुण पाया जाता है। तो आप जानते हो जल को जहां पे रखते हैं बहने का गुण और तरलता का गुण पाया जाता है, इसलिए क्या है? ये द्रव है। कारण समझ में आ गया। दूसरा है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। क्यों? क्योंकि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। यह दृढ़ और लगभग असंपीड्य होती है, मतलब दबती नहीं है। इसका जो धातु है वो जो पदार्थ है वो दबता नहीं है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है। और इसके कणों के बीच अंतर आणविक बल क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। तो यही कारण है जिस वजह से लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर क्या है? ठोस है। तो क्लियर हो गया होगा दोनों क्वेश्चंस का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मिक्सर और यौगिक क्या होते हैं? मिक्सर के गुण बताने हैं, ठीक है, अंतर बताना है। तो मिक्सर क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं? तो संगठन क्या होता है? देखो मिक्सचर में किसी भी अनुपात में उपस्थित होते हैं, ठीक है। जो मिक्सचर में घटक होते हैं वो किसी भी अनुपात में उपस्थित होते हैं, जबकि यौगिक में तत्व निश्चित द्रव्यमान अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं। एक अनुपात होता है, ठीक है, एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात होता है किसमें? यौगिकों में। अगला गुण, मिश्रण अपने घटकों का गुण दर्शाता है। जो मिश्रण है वो अपने घटक, जो पहले घटक है उसका गुण दर्शाता है, जबकि यौगिक के गुण अपने घटक तत्वों से भिन्न होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? गुण बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। किसके? यौगिकों के गुण मेल नहीं खाते हैं, लेकिन मिश्रण के गुण मेल खाते हैं। किससे? अपने घटकों से। घटक का मतलब जो जिनका मिक्सचर बनाया जा रहा है,
ठीक है। नया पदार्थ मिश्रण सामान्यतः कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जब मिक्सिंग होती है तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि यौगिक में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, यौगिक में नया पदार्थ बनता है। ठीक है। पृथक्करण मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, जबकि यौगिक को रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधियों के द्वारा ही क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो यहाँ पे मिक्सर और कंपाउंड के हमने 4 अंतर बताए हैं और 4 अंतर 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो ये आपने जरूर तैयार कर लेना है। अगला और जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लेना है। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोनस क्वेश्चन के तौर पे कराए हैं। इन क्वेश्चन में कोई भी लापरवाही किसी विद्यार्थी को नहीं करनी है। ठीक है, तो पहला है पुष्टि की हेतु वैज्ञानिक कारण ये तो बैक आ गया इधर। ठीक है, कारण स्पष्ट कीजिए, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने की सलाह क्यों दी जाती है। और बी है, दूध को एक अशुद्ध पदार्थ अर्थात मिश्रण क्यों माना जाता है। तो लिखेंगे क्या, सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कई बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में गलत लिख के आते हैं, जिस वजह से उनके मार्क्स कटते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देख के तैयार कर लेते हो तो मार्क्स कटने के चांस 0 हैं आपके। ठीक है, अब क्या करना है, देखो सूती क्या लिखा है, सूती कपड़े पसीने को अच्छी तरह सोखते हैं। आपको पता है सूती कपड़े क्या करते हैं, पसीने को अच्छी तरह सोखते हैं और उससे अधिक सतह पर फैल जाते हैं। जब पसीना सोखा जाता है कपड़े से, तो क्या होता है, जो पसीना है वो पूरे कपड़ों में फैल जाता है, जिससे तेजी से वाष्पीकरण होता है। इस कारण से क्या होता है, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है शरीर में, वो तेजी से होती है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा शरीर से ली जाती है। ठीक है, आवश्यक गुप्त ऊष्मा मतलब जो हीट वाष्पीकरण के लिए चाहिए होती है, वो कहाँ से मिलती है, हमारी बॉडी से मिलती है, जिससे ठंडक मिलती है। इसलिए क्या होता है, सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। दूसरा है, दूध को एक अशुद्ध पदार्थ का मिश्रण क्यों माना जाता है, मतलब दूध को मिश्रण क्यों माना जाता है, या अशुद्ध पदार्थ का मतलब भी मिश्रण सी। तो वैज्ञानिक रूप में क्या होता है, शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के रासायनिक कण होते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के रासायनिक कण जिस पदार्थ में पाए जाएंगे उसे वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। लेकिन दूध में क्या होता है, जल, वसा, प्रोटीन आदि विभिन्न घटक पाए जाते हैं, इसलिए यह एक क्या है, मिश्रण। यह क्या है, एक मिश्रण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट के 3 तो आपने मोस्ट एमपी में लगा दो। इनमें से क्वेश्चन हर बार घुमा फिरा करके आपसे पूछा जाता है, तो आपने तैयार कर लेना है। बाकी 15 क्वेश्चन मैं आपको बता दी, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको जरूर आपने तैयार कर लेना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर या किस टॉपिक पे आपको चाहिए, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कर दो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो अपने। बाकी कमेंट में बताना आपको कौन सा क्वेश्चन पहले से आता था।